फिल्म की शुरुआत में हमें एक लड़की दिखाई जाती है जिसका नाम सारा है, जो अपने दिन की शुरुआत अपने पिता जोएल के लिए बर्थडे गिफ्ट के रूप में खाना बनाकर करती है और उसके चाचा टॉमी भी उनके साथ शामिल हो जाते हैं। जब वो लोग खाना खा रहे होते हैं तो वो रेडियो पर खबरें सुनते हैं कि इंडोनेशिया में कुछ गड़बड़ी हुई है। स्कूल जाने से पहले सारा अपने डैडी की टूटी हुई घड़ी को ठीक करवाने के लिए कुछ पैसे लेने के लिए चुपके से उनके ड्रॉ को चेक करती है। उस ड्रॉ में उसे एक चाकू मिलता है जिसके बारे में वो जानना चाहती है कि ये पापा ने किस लिए छुपा के रखा है। इसके बाद वो अपना घर छोड़ते हैं। जब घर छोड़ के बाहर निकल रहे होते हैं तो उनका पड़ोसी डैनी अपनी ग्रैंड मदर की देखभाल कर रहा होता है, जो कि काफी बुढ़ी हो चुकी है और हमेशा व्हील चेयर पर बुरी हालत में रहती है। और तभी डैनी उन्हें कहता है कि वो कुछ समय से उन्हें मिलने नहीं आए और जोएल उन्हें बिजी होने का बहाना बनाता है और प्रॉमिस करता है कि सारा फ्री होकर उनसे मिलने जरूर आएगी। स्कूल के बाद सारा अपने पापा की घड़ी को ठीक कराने के लिए शहर जाती है। जब दुकानदार घड़ी पर काम कर रहा होता है तो अचानक दुकानदार की वाइफ वहां आ जाती है, जो काफी डरी हुई होती है और जल्दी से शॉप को बंद कर देती है। और दुकानदार को ये समझ नहीं आ रहा होता कि क्या हो रहा है, लेकिन वह अपना काम पूरा करने के लिए जल्दी करता है ताकि सारा वहां से जा सके। उसी शाम सारा अपने पड़ोसियों से मिलने जाती है और डैनी की वाइफ कोनी को बताती है कि उसने रास्ते में बहुत सारी पुलिस देखी है, लेकिन कोनी ने न्यूज पर ऐसा कुछ भी नहीं सुना। वहाँ घर में डीवीडी का एक बड़ा कलेक्शन था और सारा इसे चेक करने लगती है। तभी उसके पीछे डैनी की ग्रैंडमदर को एक अजीब तरह का दौरा पड़ता है, जबकि उसकी बॉडी बिल्कुल भी हिलजुल नहीं कर पाती थी, लेकिन सारा इसे नोटिस नहीं कर पाती और एक डीवीडी अपने बैग में रख लेती है। बाहर जाते समय वह देखती है कि कुत्ता ग्रैंडमदर को उत्सुकता से घूर रहा है। जब वो बाहर निकलती है तो बहुत सारे एयरप्लेन्स को शहर के ऊपर से जाते हुए देखती है। जिसके बाद रात में वो टीवी पर सुनती है कि पूरे शहर में हिंसक घटनाएं हुई हैं, लेकिन सरकार इसके पीछे का कारण नहीं बता रही। तभी जोएल के घर आने पर वो टीवी बंद कर देती है और अपने पापा को जन्मदिन के गिफ्ट के रूप में घड़ी और डीवीडी देती है। इसके बाद वह दोनों उस फिल्म को देखते हैं। हालांकि सारा मूवी देखते देखते सो जाती है। अचानक जोएल को किसी का फोन आता है और वो सारा को बिस्तर पर लिटा देता है और अपने ट्रक में निकल जाता है। 3 घंटे के बाद सारा जागती है और बाहर से हेलीकॉप्टर और लोगों के चीखने का शोर सुनती है। जब वह घर में अपने पिता को नहीं पाती तो टीवी ऑन करती है, जहाँ उसे घर से बाहर निकलने की वार्निंग लिखी हुई थी। तभी अचानक खिड़की पर हुए शोर को सुनकर वो चौंक जाती है, जो पड़ोस के घर का कुत्ता करता है, जो कि काफी डरा हुआ होता है। सारा उसे शांत करने के लिए बाहर जाती है, उसे घर के अंदर ले जाने की कोशिश करती है, लेकिन कुत्ता किसी खौफ के कारण घर में नहीं जाना चाहता और खुद को सारा से छुड़ाकर वहाँ से भाग जाता है। सारा की समझ में नहीं आता कि कुत्ता अपने ही घर में जाने से क्यों डर रहा है। तब सारा अपने घर के पास के पड़ोसियों को देखने जाती है और पड़ोसियों की सभी लाइटें बंद हुई थी और लाइटों के बंद होने के कारण उसे फर्श पर खून भी नहीं दिख रहा था और उसे वो खून तब तक नजर नहीं आता जब तक उस पर पैर नहीं रख लेती। वो खून डैनी का था, जो फर्श पर घायल पड़ा था और मदद के लिए भीख मांग रहा था। सारा जी सोचकर करीब जाती है कि उसके साथ कोई दुर्घटना हुई है, मगर ग्रैंड मदर को मृत कोनी को खाते हुए देखकर चौंक जाती है। ग्रैंड मदर के मुंह से कुछ अजीब फंगस निकल रही है और जब वो सारा को नोटिस करती है तो वह उस पर भी हमला करने की कोशिश करती है। सारा डरकर घर से बाहर निकल जाती है। उसी वक्त जोएल और उसका भाई टॉमी एक ट्रक में वहां से जाते हैं और ग्रैंड मदर उन पे हमला करने के लिए घर से बाहर आ जाती है और जोएल उसे मारने से नहीं हिचकिचाता, ये समझते हुए कि उन्होंने लोगों को शहर में किसी वायरस से इन्फेक्टेड होकर हमला करते हुए देखा है। इसका केवल एक ही समाधान था, इन्फेक्टेड लोगों को मारकर खुद को बचाना। और वह वहाँ से ट्रक में निकल जाते हैं और जोएल सारा को बताता है कि लोग कहते हैं कि यह किसी प्रकार का वायरस या परजीवी है और शहर के कई लोग इस वायरस से प्रभावित हुए हैं। शायद जब उनके पड़ोसी ग्रैंड मदर को चेकअप कराने के लिए शहर के अस्पताल में ले गए थे, वहीं से वो इन्फेक्टेड हो गई थी। और शहर से बाहर जाते समय देखते हैं कि एक घर में आग लगी हुई है और लोग लिफ्ट के लिए पूछ रहे हैं, लेकिन जोएल टॉमी को उस पर ध्यान न देने के लिए कहता है। जब वो हाईवे पर पहुंचते हैं तो देखा जाता है कि सड़क पर ट्रैफिक जाम है। टॉमी मैदान के माध्यम से ड्राइव करने की कोशिश करता है, लेकिन आर्मी ने पूरे एरिया को ब्लॉक कर रखा था। वे शहर को पार करने के लिए ट्रक को घुमाते हैं और नॉर्थ की ओर निकल जाते हैं, इस उम्मीद में कि उन्हें मैक्सिको जाने के लिए कोई अच्छी सड़क मिल जाएगी। आर्मी के लोग चारों ओर फैले हुए हैं और शहर में लोग बहुत डरे हुए हैं और शहर से बाहर भागने की कोशिश कर रहे हैं और गाड़ियों को निकलने के लिए भी जगह नहीं बचती। टॉमी वापस जाने की कोशिश करता है, लेकिन ट्रक को अब चारों ओर से घेर लिया गया था। तभी आर्मी वहां पर बम गिरा देती है। उनका ट्रक विस्फोट की चपेट में आ जाता है और पूरा परिवार कुछ देर के लिए बेहोश हो जाता है। जब सारा को होश आता है तो वह देखती है कि उसके घुटने में चोट
लगी है और जॉयल उसकी ट्रक में निकलने से मदद करता है। उसी वक्त एक कार ट्रक से टकरा जाती है और उसमें आग लग जाती है, जिससे वह गली बंद हो जाती है जहाँ टॉमी खड़ा था। तभी दोनों भाई शहर के बाहर मिलने का फैसला करते हैं। तेजी से जाने के लिए जॉयल सारा को उठा लेता है और सड़कों के माध्यम से अपना रास्ता बनाता है और पूरी सड़क उन लोगों से भरी है जो फ्लू से इन्फेक्टेड हो चुके थे, जो मासूमों को खा रहे हैं। फ्लू से इन्फेक्टेड एक व्यक्ति उनको देखता है और उनका पीछा करना शुरू कर देता है। जॉयल उससे बचने के लिए दुकानों और घरों के अंदर भागना शुरू कर देता है। इन्फेक्टेड आदमी पीछे मुड़ने का नाम ही नहीं लेता और उनका पीछा करता रहता है जब तक वह वापस बाहर ना आ जाएं। यहाँ वह उन पर हमला करने वाला होता है। तभी अचानक उसे एक आर्मी सोल्जर गोली मार देता है। जॉयल मदद मांगता है, ये बताते हुए कि वो इन्फेक्टेड नहीं है, लेकिन सैनिकों को तब भी उन्हें मारने का आदेश मिलता है। जब सोल्जर जॉयल को गोली मारता है तो रास्ते से हट जाता है और सारा को गिरा देता है। तब एक गोली उसके शरीर को छूती है। फिर से सोल्जर उसे गोली मारने लगता है, लेकिन उसी समय टॉमी वहाँ आ जाता है और वो सोल्जर को मार देता है। जॉयल सारा को देखने के लिए भागता है और यह जानकर टूट जाता है कि गोली ने उसे केवल इसीलिए नहीं मारा था क्योंकि गोली सारा के शरीर से गुजर गई थी। वह खून को रोकने की कोशिश करता है और सारा को बताता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, मगर तभी सारा उसकी बाहों में मर जाती है। 20 साल बाद भूमि बंजर बन जाती है, जिसकी सीमाओं पर लगातार सरकार की नजर थी। लोग सरकार द्वारा दी जाने वाली कोई भी छोटी मोटी नौकरी करते थे, मगर लोगों के लिए ये काफी मुश्किल था और उनकी जिंदगी भी काफी परेशानी में गुजर रही थी। एक सुबह एक छोटा बच्चा जो बाहर खो गया था और तभी फायरफ्लाइज को वो बच्चा मिल जाता है और सैनिक बच्चे को जरूरी जांच करने के लिए अंदर लेके जाते हैं। तब एक सैनिक बच्चे से कहता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन जब टेस्ट किया जाता है तो मशीन बच्चे को इन्फेक्टेड बताती है। इसके बाद बच्चे को एक बहुत घातक इंजेक्शन दे दिया जाता है। कुछ देर बाद बच्चे के शरीर को एक ट्रक पर भेज दिया जाता है जहाँ वे इन्फेक्टेड लोगों को जलाते हैं। जॉयल कभी कभी यहाँ काम करता था और इतने लंबे समय के बाद वो इस बात से परेशान नहीं होता कि उसे जवान लाशों को आग में फेंकना पड़ता है। वो अक्सर अन्य काम करता है जैसे सड़क की सफाई, जिससे भी उसे थोड़ा पैसा मिल सके, मगर गुप्त रूप में वो एक तस्कर के रूप में भी काम कर रहा था। लेकिन एक दोपहर उसी जगह पर जाता है यहाँ बिना परमिशन के जाने वाले लोगों को मौत की सजा दी जाती है। यहाँ उसे एक सिपाही मिलता है जो उससे अवैध चीज खरीदता है और बदले में पैसे के साथ कुछ सिगरेट भी देता है, और सिपाही उसे ये भी बताता है कि उसे एक ट्रक मिल गया है जिसे वह जॉयल को बेच सकता है, और वो कुछ दिनों में लेन देन करने के लिए सहमत हो जाते हैं। जब रिश्वत लेने वाले सैनिक रखवाली के लिए तैनात होंगे, अभी के लिए सिपाही उसे रात में घर पर रहने की सलाह देता है क्योंकि कुछ लोगों का ग्रुप जिन्हें फायरफ्लाइज के नाम से जाना जाता है शहर में बहुत गड़बड़ी पैदा कर रहा है और गार्ड्स को शूट ऑन साइट के ऑर्डर दिए गए हैं। सैनिक जिस ट्रक को देने वाला है उसमें बैटरी नहीं होगी, इसीलिए जॉयल की एक दोस्त एक डीलर के साथ बातचीत कर रही होती है ताकि वह उसे हासिल कर सके। वास्तव में इसके लिए पैसा वो पहले से दे चुकी है, मगर डीलर ने बैटरी किसी और को बेच दी थी और उसने पैसा खर्च कर दिया था। जब वह जवाब मांगने आई तो डीलर के बॉडीगार्ड ने गलती से टेस्ट को पीट दिया। अब डीलर उसे जाने नहीं देता क्योंकि वो जॉयल से डरता है। इसी बातचीत के दौरान बाहर एक विस्फोट होता है जो दीवार को उड़ा देता है और अंदर सभी को घायल कर देता है। तब टेस्ट देखती है डीलर चला गया है और उसे वहाँ से भागने का मौका मिल गया था। बाहर आने पर उसे पता चलता है कि किसी ने उस ट्रक पर बॉम्ब लगाया था। टेस्ट दूर जाने की कोशिश करती है क्योंकि आर्मी के लोग एरिया को खाली करने के लिए वार्निंग दे रहे थे, लेकिन जैसे ही वो थोड़ा आगे बढ़ती है तो देखती है कि फायरफ्लाइज और सी सड़क के बीच में एक दूसरे पर गोलियां चला रहे हैं। जब अपने हाथ ऊपर उठाकर सेना से मदद मांगती है कि वह फायरफ्लाइज में से नहीं है, मगर फिर भी उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है। इस बीच फायरफ्लाइज के ठिकाने पर पहली बार चल रही गड़बड़ी को सुनती है जिसे काफी हफ्तों से वहाँ बांध कर रखा गया है। उसने फायरफ्लाइज को अपना नाम वेरोनिका बताया है। जब भी कोई डॉक्टर जांच के लिए आता है तो उसे बिल्कुल ठीक बताता है, मगर अब हेली उसके ऊपर बार बार होने वाले एक ही टेस्ट से परेशान हो गई थी और अपने सवालों के जवाब जानना चाहती थी। दूसरी तरफ जॉयल उनके एक दोस्त से मिलने जाता है जिसके पास एक पुराना रेडियो था और लोग उस पर पैसा देकर बाहरी दुनिया की खबरें सुनते थे। जॉयल उसे सैनिक द्वारा दी गई सिगरेट देकर अपने भाई टॉमी के बारे में पूछता है जो सालों पहले व्यूमिंग भाग गया था, लेकिन 3 हफ्तों से उसका कोई मैसेज नहीं आया, जो कि साधारण बात नहीं है, लेकिन अभी तक उसकी कोई खबर नहीं थी। इसीलिए जॉयल वेट करते करते थक चुका था और उस रेडियो वाले से व्यूमिंग टावर की लोकेशन के बारे में पूछता है। उसका दोस्त उसे लोकेशन दे देता है, मगर साथ ही उसे सावधान करता है कि बाहर जाना काफी खतरनाक हो सकता है क्योंकि वहाँ इन्फेक्टेड लोगों के साथ लुटेरे भी हैं। और तब जॉयल घर जाता है और सभी चीजों को बाहर निकालता है जो उसने भागने के लिए शुरू से की थी और मैप के जरिए व्यूमिंग टावर जाने का प्लान बनाता है, जिसके दौरान वो
वो काफी शराब पीता है और तब पता चलता है कि उसकी घड़ी फिर से टूट गई है, मगर वह अपनी बेटी को याद करने के लिए उसे पहने रखता है। आखिर में वो सो जाता है। जब टेस्ट उसके घर में आती है वो उसे जगाने के बजाय उसके साथ सो जाती है। अगली सुबह जॉयल लगी चोटों को देखता है और टेस्ट उसके साथ सोई हुई थी और सभी घटनाओं के बारे में बताती है। तो टेस्ट गुस्सा हो जाता है क्योंकि टॉमी को खोजने के लिए उसे बैटरी की जरूरत है, इसीलिए टेस्ट उसे यकीन दिलाती है जिसने भी बैटरी खरीदी है उसे खोज लेंगे और बलपूर्वक वापस ले आएंगे। इसी बीच फायरफ्लाइज के ठिकाने पर लीड से उसके लोग सवाल पूछ रहे हैं कि क्यों बिना किसी कारण उन्हें जंजीर से बंधी एक अनजान लड़की के लिए आर्मी के साथ फाइट करके अपने लोगों को खोना पड़ रहा है। तब मार्लिन बताती है कि ऐसा करके वो आज रात एली को रेडियो टावर तक सुरक्षित ले जाने के लिए निकल सकें, और वह एक पेपर पर उन्हें इसके पीछे का कारण बताती है कि एली इतनी खास क्यों है। दूसरी तरफ जॉयल और डेस्मुक को पैसा देकर बैटरी की जानकारी लेते हैं और उसे लेने के लिए एक छुपी हुई सुरंग के माध्यम से बिल्डिंग में एंटर करने के लिए सहमत होते हैं। इस दौरान एली उसे जंजीर को तोड़ने की कोशिश करती है जिससे वो बंधी हुई है, मगर तभी अचानक मार्लिन वहां आ जाती है और एली को उसका वो बैग दे देती है जिसमें उसका एक चाकू भी था जो उसे काफी पसंद है। अंत वो उसकी जंजीरों को खोल देती है और उसे बताती है कि क्यों वो सबके लिए खास है, जिसे उसे अपनी सेफ्टी के लिए किसी को नहीं बताना चाहिए। दूसरी तरफ जॉयल और देशमुख बिना किसी की नजर में आए पुराने मेट्रो सुरंग के जरिए शहर के नीचे से आगे बढ़ते हैं। थोड़ा आगे बढ़ने के बाद वे एक डेड एंड तक पहुंचते हैं। यहाँ असल में बिल्डिंग में एंटर करने के लिए रास्ता होना चाहिए था, लेकिन तब उन्हें बारूद की गंध आती है और फर्श पर खून टपकता है। जब वे अंत में कॉरिडोर में प्रवेश करते हैं तो वीडियो और उसके आदमियों को मृत पाते हैं। यहाँ बैटरी को देखकर पता चलता है बैटरी खराब थी और सभी लोगों के साथ स्कैन करने के लिए मारे गए हैं। तब अचानक उन्हें दूसरे कमरे से आवाज आने लगती है और जब जॉयल चेक करने जाता है तो एली इस पर हमला कर देती है जिसे वो धक्का देकर अपने से दूर फेंक देता है। जॉयल एली के चाकू को अपने पैर के नीचे दबा लेता है। मार्लिन और उसके फॉलोअर्स पर ध्यान केंद्रित करता है जिन्होंने पहले बैटरी खरीदने की कोशिश की थी। जब जॉयल मार्लिन पर आरोप लगाता है कि वह वही है जिसने टॉमी को उसके खिलाफ कर दिया था, मगर मार्लिन के पास बहस के लिए समय नहीं था और वो जॉयल को समझाती है कि उन्हें एली को आज रात यहाँ से बाहर निकालने की जरूरत है। वो ऐसा नहीं कर सकती क्योंकि वह घायल है और मार्लिन चाहती है कि जॉयल ऐसा करे क्योंकि वो एक स्मगलर है और जॉयल को बताती है कि पुराने स्टेट हाउस में फायरफ्लाइज की एक टीम उनका वेट कर रही है और वो वादा करती है कि अगर एली को बिना किसी खरोच के वहाँ ले जाते हैं तो वह जॉयल को उसकी जरूरत की सभी चीजों का भुगतान करेंगे। जिसके बाद जॉयल और टेस्ट इस पर चर्चा करते हैं और इस काम के लिए मान जाते हैं, लेकिन एली को यह पसंद नहीं आता और मार्लिन उसे विश्वास दिलाती है कि ये तुम्हें सुरक्षित वहाँ पहुँचा देंगे और उनके पास सिर्फ एक यही रास्ता है। एली अपना चाकू लेती है और जॉयल और टेस्ट के साथ जाने से पहले अपना बैग उठा लेती है। उन्हें रात के ढलने का इंतजार करना है, इसीलिए फिलहाल में जॉयल के घर रुकते हैं। जॉयल तब तक सोने का फैसला करता है जब तक के जाने का समय नहीं हो जाता। कुछ घंटे बाद जॉयल जाता है और एली को ये कहते हुए सुनता है कि वो दीवार के दूसरी तरफ जाना चाहती है क्योंकि वो अपनी पूरी लाइफ में इस शहर से बाहर कभी नहीं गई। तो जॉयल ये सोचता है कि एली शहर के किसी बड़े डीलर की बेटी है, लेकिन एली अपने बारे में कुछ नहीं बताती। उसी समय टेस्ट वहाँ आती है और बताती है कि जाने का समय हो गया है। आर्मी लोगों को कर्फ्यू के बारे में याद दिलाने के लिए पूरी रात सड़कों पर गश्त करती है, मगर टेस्ट और जॉयल एली को साथ लेकर एक विशेष सुरंग के जरिए शहर की सीमा के ठीक बाहर निकल आते हैं। एली को विश्वास नहीं हो रहा था कि वह सच में शहर से बाहर आ गए हैं और बिना किसी इमारत वाले आकाश को देखकर वो बहुत खुश हो जाती है और मिलिट्री लाइट से बचते बचाते हुए तीनों छिपते छिपाते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। मगर जब वे एक पुरानी दीवार के पास पहुंचते हैं तो एक सैनिक उन्हें देख लेता है। टेस्ट की हालत को नजरअंदाज करते हुए वो आदमी तुरंत उन्हें घुटनों पर बिठा लेता है और मशीन से उनकी जांच करता है। जॉयल और टेस्ट ठीक हैं, लेकिन जब वो एली के पास जाता है तो वह अपने चाकू से उसके पैर पर वार कर देती है। सैनिक उसे मारने के इरादे से एली पर अपनी बंदूक पॉइंट करता है और तभी जॉयल को वो बात याद आ जाती है जब उसने अपनी बेटी को खो दिया था। तब जॉयल सैनिक पर हमला करता है और उसे तब तक पीटता है जब तक कि वो मर नहीं जाता। टेस्ट सफाई की परीक्षण मशीन उठाती है और उसे एली के इन्फेक्टेड होने का पता चलता है और टेस्ट यह देखकर चौंक जाती है। जॉयल को उसकी आवाज में दर्द साफ साफ दिख रहा था, मगर तभी एली तुरंत अपने हाथ पर निशान दिखाती है जो कि काफी पुराना था, जिससे पता चलता है कि वह कई दिनों से इन्फेक्टेड है, लेकिन यह नहीं फैला। इसका मतलब था कि वह ठीक है और वह नहीं बदलेगी। तब हम सैनिकों को करीब आते हुए सुन सकते हैं, इसीलिए वह इस बात को यहीं पे छोड़ देते हैं और एक शेड के माध्यम से वहां जाने के लिए निकल जाते हैं और अंत में शहर को हमेशा के लिए पीछे छोड़ देते हैं और इसी सीन को दिखाते हुए यही मूवी खत्म हो जाती है। अगर स्टोरी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर
करिएगा, कमेंट करिएगा। अगर रोज़ ऐसी नई नई स्टोरियाँ सुननी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।